नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एक पिक्चर थी, जी। नाम मैं भूल गया हूं, उसका एक गाना था। जी। उसकी चंद लाइनें थी हम्म। कि पत्थर पे हम फूल चढ़ाए तो क्या किया, दिन में अगर चला जलाए तो क्या किया, और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जाना तो था। अब डीजीसीए ने क्या किया है, अब उन्होंने एयर इंडिया को नोटिस भेजा है कि अब आपकी जो भी फ्लाइट चलेगी, आप उसमें ये चीज़ों का मेंटेनेंस देखेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, तब आप उड़ाएंगे। नहीं तो क्या ये नया मानक तय हुआ जो आज बता रहे हैं? नहीं, ये इससे पहले वही हम बताने जा रहे थे आपको सर कि हुआ क्या था कि एयर इंडिया में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इनके यहाँ पायलट रद्दी हैं, इनको कम से कम सैकड़ों नहीं हजारों नोटिस डीजीसीए ने दे रखा है पिछले 1-2 साल के अंदर। कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। हमारे देश में लाइन चलती है और जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं वो है टीडीपी कोटे नहीं से। तो इस बात से आपके जो आपने अभी कही है लगता है कि घोर लापरवाही बरती जा रही थी। बहुत बम्पर। और कुछ नहीं आप देख रहे थे, डी बगैर जांच पड़ताल के चल रहा था जहाँ। डीजीसीए के ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अभी तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उड्डयन मंत्री जी मैंने ने, कल आपसे कहा था ना कि किसी पर अभी तक जांच नहीं गिरी, कुछ इतने लोग नहीं। मर गए और सबका ध्यान उधर असल बांट में दिया गया। हमाम में है सब नंगे, जो सही बात है। दूसरा, वो टीडीपी कोटे से मंत्री हैं और उन्होंने एक रील बनाया उस हादसे के दौरान जब वो दौरा करने गए थे, और उसको एक म्यूजिक के साथ उन्होंने अपने एक्स से खुद रिलीज किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं जी। तो सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो हुआ क्या कि मोदी जी को शौक है फोटो खिंचाने का, तो ये जितने मंत्री हैं, जैसे रेलवे मंत्री हैं अपने अश्विन वैष्णव साहब, वो भी जब रेल हादसा होता है तो जाते हैं तो उसकी रील बनाते हैं। अब उसी लाइन पे ये उड्डयन मंत्री चल पड़े। एक्चुअली इनकी गलती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई काम धाम दे रखा नहीं है, खाली पोर्टफोलियो दे रखा है। काम वो खुद करते हैं सारा, वो चाहे उड्डयन हो, चाहे वो मसाले काम हो, चाहे सरकारी काम हो। नहीं, लेकिन हमने करमवीर जी ये देखा हम्म। कि अब जा करके एक दिन वो अपने कैबिनेट के साथ बैठे थे जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि मंत्री अपने विभाग की बात करे, पार्टी के लोग इधर उधर का बयान न दे। नहीं तो हुआ कोई भी ना दे। अब उधर 2 दिन से मैं देख रहा हूँ विदेश मंत्री जो हैं वो कुछ बयान देने लगे हैं। नहीं, वही नहीं, राजस्थान में भाजपा के मंत्री हैं, आज उन्होंने भी कोई कांड किया है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ी खबर वो, नहीं तो मैं उसको लेता सर। अब आते हैं सर सीधे मुद्दे पे। जी। अब एक रोचक जानकारी दे दें दर्शकों को। सर, अक्सर हम लोग पिक्चरों में देखते हैं या हकीकत में भी देखते हैं कि जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसका संदेश लेके अगर पुलिस आती है, या कहीं कत्ल हो गया हो, तो जब पुलिस जाती है तो अपनी कैप उतार लेती है। तो हमने सोचा इसके बारे में बताया जाए लोगों को कि ये कोई वो नहीं है, नियम कानून नहीं है, पुलिस विभाग में कोई नियमावली में ये चीज नहीं है। ये जैसे मानवीय संवेदना व्यक्त करने का एक तरीका है, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है, ये पूरी दुनिया भर में जहां जहां भी पुलिसिंग है, तो जब भी पुलिस मौत की सूचना लेके घर जाती है तो वो अपना कैप उतार लेती है। नहीं, ये भाई आपकी 1 मिनट बात हाँ जी। को और मजबूती दे दूं। हमारे यहाँ शिया समुदाय में जी मजलिसें होती हैं करबला के शहीदों की याद में, कि कैसे उनके पर जुल्म हुआ, कैसे क्या हुआ। तो मौलाना पढ़ते पढ़ते जब आखिरी उसमें आते हैं, वो मसायब कहलाता है, यानी दर्द की बातें, उन पर जो तकलीफ हुई है उसको कहते हैं मसायब। मसायब यानी तकलीफ पहुंचाने वाली बातें। वो जब आती है तो वो अपना मामा यानी पगड़ी या टोपी उतार के रख देती। तो ये मैंने अपने यहाँ पे देखा, मतलब मानवता के लिए, हाँ, वो एक संदेश देने हाँ, के लिए। संदेश की गम का जो है वो आलम। अब आज सर उड्डयन मंत्री ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्लेन क्रैश के बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया 650 फीट की ऊंचाई पर विमान था, उसमें खराबी आई। मतलब जो अब जब आपने सवाल उठाया कि नागरिक उड्डयन मंत्री कहीं दिखे नहीं दुर्घटना के बाद, तो मजबूर होना पड़ा। नहीं, गए थे मौके पे, वही रील बनाए थे। मौके पर गए थे, लेकिन उस दिन कुछ नहीं बोले ना वो। अब बोले हैं जब इतनी चर्चा हो गई कि नागरिक उड्डयन विभाग जो है वो खामोश है, वो कुछ नहीं बता रहा है। और कल शाम को ब्लैक बॉक्स मिल गया था, और एक बाकायदा एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने भी बताया कि 1:39 पर टेक ऑफ किया था ये सर। अब एक कमेटी बनी है, अब वो कमेटी 3 महीने के अंदर, और उसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय गृह सचिव। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और विमानन विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ये जो है
सर 3 महीने के अंदर, हम्म, और इसमें गुजरात गृह विभाग का एक प्रतिनिधि होगा, नागरिक उड्डयन सचिव होंगे, संयुक्त सचिव होंगे, कई लोग होंगे। ये 3 महीने के अंदर पूरी विस्तृत रिपोर्ट देगा सर, क्या कहेंगे। और उसके साथ एक चीज और है सर, इंग्लैंड और अमेरिका, इनकी टीम भी आ गई है सर, वो भी जांच में है, तो ये घालमेल कर नहीं पाएंगे। अब देखिए जांच का मामला तो ये है कि बहुत सारे पहलू और तकनीकी देखे जा रहे हैं, हम्म, लेकिन किसी साजिश का भी हम्म, जो है पता लगाया जा रहा है कि कहीं, जैसे अभी बाबा रामदेव बोल गए हैं शायद, क्या कि वो अ, तुर्की ने करा दिया, अपनी दुश्मनी निकाल ली, क्या करा दिया उसमें उनका कोई। नहीं, उस पर आएंगे भी बाद अच्छा, में। उस पर बात नहीं हाँ, है। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर भी कई चल रहे हैं। एक में कहीं पढ़ रहा था कि उसके पहले कोई धमाका हुआ, किसी ने लिख दिया कि अंधभक्त ये कह रहे हैं सब लोग कि सब मर गए, वो आदमी कैसे बच गया। नहीं, उस पर भी आएंगे। हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से अभी जो ये कमेटी जांच करेगी, तो ये मेरा ख्याल है कि टोटल जांच अभी इसकी केंद्रित होगी इस बात पर कि विमान चलने से पहले कितनी तरीके से उसकी फिटनेस क्या थी, लेवल क्या था उसका, क्यों ऐसा हुआ। जब वो हो जाएगा कि नहीं इसमें कोई कमी नहीं थी, तब मेरा ख्याल है कि दूसरे पहलू को होगा कि क्या साजिश थी, क्या था क्या था। बहरहाल बहुत जिम्मेदार अफसरान को बैठाला गया है उसमें जांच में। तो बहरहाल अफसर डीजीसीए का ऑर्डर के बाद जब ये सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ वाला हुआ, तो एयर इंडिया ने जांच शुरू की। अब एयर भारत में कुल 34 ड्रीम लाइनर है जी, प्लेन, इसमें से 8 विमानों की जांच एयर इंडिया ने कर ली है। बाकी की जो है उसकी बाद में अभी शुरू कर चुका है, करता रहेगा वो। अब सर चलते हैं देश से विदेश थोड़ा सा, फिर आएंगे देश में लोग के। अब ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया, अब 78 लोग मारे गए ईरान के, और 20 लोग घायल हैं, इसकी टोटल पुष्टि है। और कहीं कहीं बताया जा रहा है किसी किसी खबरों में कि 329 लोग घायल हैं। अब उसके बाद इजराइल पे ईरान ने भी 100 ड्रोन छोड़े हैं। अब ये घमासान चल रहा है, इसमें रसिया भी इन्वॉल्व हो गया है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया है, और ये लग रहा है कि ये तृतीय विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा झलकी है। क्या कहेंगे सर, उधर यूक्रेन रसिया चल ही रहा है। देखिए यूक्रेन रशिया का बहुत दिनों से चल रहा है जी, और इसमें जो जो क्या थे वो, इसमें इनके पहले जी, बाइडेन साहब, जो बाइडन, वो बहुत चिल्लाते रहे इसके ऊपर, इसराइल पर, कि जल्दी से खत्म करो अपनी वार, और बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और सहायता भी दे रहे हैं, सारे हथियार सारे सब मुहैया करा रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद जब ये डोनाल्ड ट्रंप उसमें पावर में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तो वो कहते थे कि मैं आऊंगा तो फौरन खत्म करा दूंगा। अब कहीं कुछ नहीं कराया। अब ईरान, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना जो है न्यूक्लियर का कोई भी प्रोग्राम शुरू ना करे। नहीं तो ईरान के तो न्यूक्लियर ठिकाने पे भी हमला किया गया, 6 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मार दिए गए, 4 उनके सेना के उच्च अधिकारी। ये इसराइल इतना बड़ा ताकतवर मुल्क नहीं है, उसको टोटल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और कहीं ना कहीं रशिया भी ये चाहता है कि ये जो है कहीं से जो इसका तेल के मोनोपोली सारा है, खेल तो तेल ही का है। हाँ, तेल की यही मोनोपोली सद्दाम हुसैन के टाइम में हुआ था। कब्जा चाहता है कि हम लोगों के उसमें आ जाए, तो कमजोर करने की साजिश तो है की जा रही है। अब ईरान का ये है कि वो कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो अब क्यों भैया इजराइल ने वहां हमला किया है, किसने कराया है, ये बात तो सामने आई नहीं। बस ये है कि इजराइल जो है हमला कर रहा है, उसमें लोग मार रहे हैं, जवाबी कार्रवाई चल रही है। अब सर आते हैं वापस फिर इंडिया में, अहमदाबाद चलते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी जंग के, बगैर किसी ऐलान के, पाकिस्तान में तो भारत ने जाकर के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। तुम कह रहे हो हमने युद्ध रुकवाया, अरे भैया तो तुम इजराइल और यूक्रेन और ये सब का क्यों नहीं रुकवाया? नहीं, उन्होंने आज हथियार भेज दिया इजराइल को, तब वो इजराइल की मदद कर रहे हैं। दोहरी नीति अपनिका अपनाता है। अब बहरहाल ईरान का जो है वो, ईरान देखिए, ईरान का एक मामला तो है, ईरान ऑफेंसिव नहीं है, मतलब खुद से हमला की शुरुआत नहीं करता। वो ये कहता है कि अगर करोगे तो हम जवाब में करेंगे। वो गुटनिरपेक्ष वाले में, हाँ, कमेटी में है वो। हाँ, उसने मदद भी मांगी है गुटनिरपेक्ष देशों से। अब सर फिर आते हैं अहमदाबाद, जो 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था। अब टाटा ग्रुप ने क्या कहा है कि 241 जो मरे थे वो तो ही हैं, उसके अलावा जो 33 और मरे, जिसमें वो मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं, एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर इलाके 33 और मर गए। हाँ, तो 274 तभी तो हुए हाँ, हाँ। टोटल। नहीं, मतलब प्लेन वाले तो गए, हाँ,
जो प्लेन के नीचे फंसे अब वो तो हॉस्टल में, बिल्डिंग में। जब मुसीबत आती है तो घर पूछ के थोड़ा ना आती है, वो हाँ, कहीं भी आती है। बेचारे यहाँ। तो उन 33 लोगों को भी 1-1 करोड़ रुपया नहीं, टाटा उनको ग्रुप देगा। क्या मालूम था कि 2 किलोमीटर पर आफत खड़ी हुई, अभी हम पर फटने वाली है। और जो लोग उसमें मरे हैं क्रू, मतलब क्रूज 241, उनको 1.5 करोड़ देगा सर। और इसमें से टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस 40% से अधिक हिस्सेदारी वाली प्रमुख बीमा करता कंपनी, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये सब मिलके देंगे पैसा। हम्म। अब सर नहीं, इसमें देखिए टाटा ने अपनी तरफ से 1-1 करोड़ का जो कहा है वो अलग धनराशि है। हाँ, और इंश्योरेंस कंपनी जो हाँ वो जाते देखिए हैं, अलग वो है, तो अलग है। अब सर आते हैं, चलते हैं लाला रामदेव के पास। अब लाला रामदेव ने एक बढ़िया बात बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कोई माने ना माने, हम इसको मानते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो हवाई आप जहाज, उनका शरबत पी चुके क्या? नहीं शरबत तो नहीं पिए हैं उनका, हम पीते तो तो अभी रुआफजा हाल ही हैं। में उन्होंने रूह अफ़ज़ा उसका नहीं, मुकाबला हमारे यहाँ किया। रुआफजा ही आता है। अच्छा, हमारे यहाँ वो कह रहे हैं कि वो हमारे शरबत। यहाँ बाप दादा के जमाने से रुआफजा आता है, और हम पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज भी नहीं नहीं, मैं करते हैं। समझा आपके गले की तरावट बोल नहीं रही नहीं है। नहीं, एक बार पतंजलि का वो लाए थे, इनका एक मंजन आता है, क्या कहते हैं, दंतकांति, बड़ा महंगा पड़ा था। तो हमको इतना दतवा हमारा नहीं साफ होगा, उससे ज्यादा तो हमारा जेब साफ हो जाएगा, तुम दोबारा नहीं लाए। अब लाला रामदेव ने कहा है कि इसके पीछे टर्की का हाथ है, और यह साइबर अटैक है, क्योंकि टर्की की ही कंपनी को मेंटेनेंस का इंडिया में चार्ज मिला हुआ है, काम मिला हुआ था। तो उन्होंने, लाला रामदेव कह रहे हैं कि टर्की ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए ये बदला लिया है, ये तो भारत ने अभी यानी कि वो साइबर एक्सपर्ट हैं। ये तो पक्का हो गया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए लाला रामदेव जो है वो, बहरहाल बाबा रामदेव से लाला रामदेव हो गए। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अभी पिछले दिनों काफ़ी कुछ वो निंदा उनकी हुई, आलोचना के शिकार बने, वो निशाने पर रहे लोगों के। लेकिन वो मानते नहीं, वो देश के किसी न किसी मामले में कूद पड़ते हैं। अब टर्की को लेकर के जो अभी माहौल चल रहा था, उसमें भी इन्होंने भी तीर चला दिया, ये क्या कि टर्की बदला ले रहा है। अरे भैया, देश में जो है हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, और उसमें जो है हमारी इंटेलिजेंस है ना, वो देखेगी कि तुम देखोगे यहाँ से, तुम्हारा ये जांच कर रही है, केस कर रही है, वो काम तुमको मिल गया है। डीवीआर ले गए हैं, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह करके माहौल बनाओ, बिगाड़ो। असल में कुछ लोगों की आदत होती है हर जगह अपनी नाक घुसेड़ने की, चाहे उनको जानकारी हो ना हो। होते हैं लाल बुझक्कड़, एक कहानी थी लाल बुझक्कड़ की, कि वो अन्ना आया, पैर में चकिया बांध के हाथी आया था। तो ये लाल बुझक्कड़ हमारे देश में ऐसे बहुत हैं, मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलेंगे, हर साल पे उल्लू बैठा है। अब सर संजय राउत साहब क्या कह रहे हैं, उनका अपना एंगल है। अब वो भी बात यही कह रहे हैं जो लाला रामदेव कह रहे हैं कि इसमें साजिश है, लेकिन इसके साथ वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे देश का कबाड़ा कर दिया, सब चीज का निजीकरण कर दिया। अब ये एयर इंडिया जो थी भारत सरकार की थी, तब तो बहुत बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक था। अब इन्होंने सब जो सत्यानाश किया, जो सब बेच बेच के, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, सरकार की अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियां, क्या बेचना है क्या खरीदना है, सरकार जो चलाता है वही जानता है। अब बाहर से रह करके आप किसी भी को भी कुछ कहते हैं तो उसका असर संज्ञान तभी लिया जाता है जब वाकई में कि आप भी किसी असरदार उस पर हों, और आपकी वजह से जो है देश में कुछ आपका भला हो रहा हो, तो आप पर यकीन किया जाए कि आप जो बात कह रहे हैं। तो इस तरह के तो बयान लोगों कोई भी कहीं भी देता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक सरकार है, वो अपना जवाब देगी। अब ये जरूर है कि जांच शुरू हुई है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि सरकार को जब जब जवाब देने की बात आती है, तब तक कोई न कोई हादसा हो जाता है। हाँ, किसी भी मुद्दे जवाब देना अब देखिए, होता है। राहुल गांधी ने पीछे में महाराष्ट्र के उसका उठाया, फिर कोई हादसा हो गया। उससे पहले वो क्या वो चल रहा था, वो संशोधन विधेयक को क्या, वो संशोधन पहलगाम हो गया, और फिर फलां यात्रा हो गई, फिर फलां हो गया, बीजेपी भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। हम इस पे आना चाह रहे थे। संघ अपना कह रहा है कि 75 साल पूरे होने पर नेतृत्व बदलेंगे, कि भाजपा इस जन्म में खोज पाएगी इसका। इससे अच्छा तो स्वयंवर करा दें संघ वाले, एक स्वयंवर करा दें और उसी में हो जाए मामला। माला पहनाएगा कौन? जेपी नड्डा या मोहन भागवत, दो ही में से कोई पहनाएगा, क्योंकि या तो कार्यकारी होगा चढ़ाएगा, या तो भीष पितामह। अब सर चलते चलते इस पे 5 मिनट आपसे डिस्कस कर ले जी, कि बोइंग जो है उसकी इतनी शिक्षा लेकर काहे हो रही है। और हाँ, एक चीज जो जैसे आपने भी सवाल किया था कि वो 11A वाला बच कैसे गया। अब इसके पीछे में खोजा कि है क्या, तो पता ये चला कि विश्वास कुमार रमेश पहले आदमी नहीं है जो इस सीट नंबर 11A पर बैठे थे और बच गए। अब इससे पहले सेम यही विमान
थाई एक्टर और सिंगर रुआंगसाक जेम्स लोइस चुसाक, जो अब 47 साल के हैं, 1998 में थाई एयरवेज विमान हादसे में बाल बाल बच गए थे। एक आदमी उसमें भी बचा था यही। अच्छा। और इस भीषण हादसे में 101 लोगों की जान चली गई थी। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश की खबर सुनकर जेम्स लुयांग ने यह खुलासा खुद किया है ट्विटर पे। अकेला बचा था और इसी सीट पे बैठा था। नहीं, तब तो ये बात और सही। बोले कि मेरी तरह एयर इंडिया फ्लाइट की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट पर भी चमत्कार हुआ, 11 सीट पर बैठे यात्री की जान बच गई। अब हुआ क्या था कि 98 में वो प्लेन हादसा जब हुआ था तो उनकी उम्र 20 साल थी। वो सीट नंबर 11A पर थे, जो अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति की सीट है, उसी सीट पे थे। रुआंगसाक फ्लाइट TG261 में सवार थे। ये उतरते समय दलदल में जाकर गिरा था। इस दुर्घटना में केवल 45 लोग ही बच पाए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एयर इंडिया दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति रमेश कुमार की सीट संख्या देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सर, ये पहला घटना नहीं है। नहीं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये बात आपने बहुत सही पढ़ी है। और अभी मेरे पास बॉम्बे से आप ही के एक दर्शक हैं, शशि भूषण पाटिल जी, उन्होंने मुझको फोन करके कहा, वो प्रोग्राम आपका रोज देखते हैं, नियमित देखते हैं और कुछ ना कुछ उस पर कमेंट करते हैं। उन्होंने ये भी कमेंट किया है, ये सवाल उठाया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने लिखा है कमेंट में कि ईश्वर ने एक को बचाया, सबको क्यों नहीं बचाया। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये तो ईश्वर ही बता सकता है, इसका जवाब तो हम लोग नहीं दे सकते। तो ये जो बात आपने कही कि देखिए उस हादसे में भी एक ही आदमी बचा था, इस हादसे में भी एक ही आदमी बचा। तो अब मेरा ख्याल है कि शशि भूषण पाटिल जी को उनका उत्तर आपके इससे मिल गया होगा। अब सर बता दें बोइंग का इतिहास क्या रहा है। अब बोइंग बहुत बदनाम हो चुके हैं, बोइंग इस समय बहुत परेशान है, बोइंग के कर्मचारी आ चुके हैं। अच्छा, शशि भूषण पाटिल जी जो है बॉम्बे में रहते हैं, BRC में उनका लड़का साइंटिस्ट है। अच्छा। हाँ, तो मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई थी। तो नियमित आपका प्रोग्राम देख के उसमें। अब सर जैसे इस वाले मामले में आ रहा है 787 में कि जब उसने मेडे का दिया था सिग्नल, तो उससे ATC ने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। सेम यही चीज एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर बोइंग में 10 मार्च 2017 को हुआ। अच्छा, आपको ये उसमें कहीं पढ़ने में मिला है कि इससे पहले जिस प्लेन की बात कर रहे हैं कि 101 लोग मरे थे, तो उसमें जो हादसा हुआ था उसकी जांच में क्या बात सामने आई थी? नहीं, ये हमको नहीं मिला। ये नहीं है। तो 10 मार्च 2017 को हंगरी के ऊपर यही बोइंग था। पायलट टेस्ट में को पायलट का स्पीकर बंद हो गया था, और तब ये हुआ था कि जो हंगरी की एयरफोर्स है उसके प्लेन ने घेर लिया था इस हवाई जहाज को। अच्छा। और कहा था उतारो इसको। तब इन्होंने गलती मानी और कहा कि भाई हमारे पास आपकी कम्युनिकेशन ही टूट गया था, हम जान ही नहीं पाए कि हम आपके एयर स्पेस में आ गए हैं। उसके बाद सर स्पीकर चूंकि उसमें खराब था, फिर 2023 में यही था 131 AI, 9 मिनट बाद एक इंजन उसका फेल हो गया था, 17,000 की फीट पर था। तब भी यही मैडे वाला दिया गया था सिग्नल। वापस फिर उससे बंबई बुला के 3 घंटे लगे थे। तो मेडे सिग्नल काम कर रहा था उनका उस समय 3 घंटे, लेकिन एक इंजन उसमें भी फेल हुआ था, इंजन इसमें भी फेल हुआ है, उसका भी एक इंजन फेल हुआ था। का तो यही है ना कि आपातकालीन संदेश। हाँ, फिर 16 जुलाई को AI 380 जो था, ये 2018 की बात है, ये दिल्ली से सिंगापुर उड़ा। 787-800 किलोमीटर जाने के बाद कलकत्ता में इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करानी पड़ी थी, इसमें धुआं निकल रहा था और वो भी केबिन से। ये बोइंग का इतिहास तो है। ये आपने जो बातें बताई हैं कि जितने भी विमान हैं वो फिटनेस चेक करके निकलते हैं, लेकिन उड़ने के बाद गारंटी नहीं की जा सकती कि क्या खराबी है। बोइंग की आयु टोटल औसत मानी गई 18 साल। 18 साल बहुत परेशान है बोइंग वाले। तो ये तो जो अभी क्रैश हुआ है, ये तो 11-12 साल का था, मैक्सिमम 14 समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।